बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है QSO 1984 का सिलसिला चल रहा है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको नज़ई बयान भी कहते हैं। मरते हुए आदमी का बयान। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब आदमी मरने लगता है तो वो अपने सारे अहद व पैमान को याद करता है और जो जो बातें वो कहना चाहता है, जो जो बातें सच उसको लगती हैं वो कह रहा होता है। लेकिन क्या आपका कानून उसकी सारी बातों को सच मानता है? तो इसका जवाब है नहीं। आपका कानून सिर्फ़ उस बात को सच मानता है जो उसने अपनी मौत के बारे में की होगी, यानी कि अपने मर्डर के बारे में। अगर वो अपनी काज ऑफ मर्डर के बारे में मरते हुए बताता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वही बात आपके कानून में मानी जाएगी और इसी को डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे दूं कि हम आज पढ़ेंगे क्या कुछ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनरल रूल क्या है एविडेंस के सिलसिले में। उसके बाद हम इसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे आर्टिकल 46 के सिलसिले में, जो कि 1984 के QSO में है। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशन की, और डाइंग डिक्लेरेशन के पीछे प्रिंसिपल क्या है उसको हम पढ़ेंगे। इसकी फॉर्म्स को पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कौन इसको रिकॉर्ड कर सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स, इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है और इसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल रूल ऑफ एविडेंस। तो ये जनरल रूल क्या है? जनरल रूल कहता है कि एविडेंस जो है मस्ट बी डायरेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस बंदे ने जुर्म होते देखा है, जुर्म होते सुना है, या अपनी सारी सेंसेस के हिसाब से जो सेंस उसकी उस जुर्म में होनी चाहिए थी, उस जुर्म के उसके हिसाब से उसने जो देखा है, जो सुना है, वो आके डायरेक्टली कोर्ट में बताएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसकी सूंघने की हिस्सी नहीं है, वो आगे कोर्ट में कहता है कि जी मैं जब उस कमरे में एंटर हुआ तो मुझे शराब की बदबू आई। अब कोर्ट क्या कहेगी कि भाई आपको तो पिछले 10 साल से डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है कि सूंघने की हिस्सी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट में गए तो जी आप कमरे में गए तो आपको स्मेल आई शराब की, तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि जिस बंदे ने देखा है, जिस बंदे ने सुना है, वही आके कोर्ट में बताएगा तो ही वो एडमिसिबल होगा। हियर से एविडेंस जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। यानी ए ने देखा, उसने बी को बताया, बी ने सी को बताया। अब बी और सी जो होंगे, अगर ये कोर्ट में आके एविडेंस ऑन द बिहाफ ऑफ ए देते हैं तो ये एविडेंस काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, ए अगर आएगा तो ए का एविडेंस एडमिसिबल होगा, काबिल कबूल होगा। ये है हमारा एविडेंस का जनरल रूल। बट दिस रूल हैज़ एन एक्सेप्शन। इसकी जो एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 46 ऑफ QSO। अब आर्टिकल 46 हमें कुछ ऐसे इंस्टेंस बताता है जैसे जिनकी सूरत में डायरेक्ट एविडेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, हम इनडायरेक्ट एविडेंस को भी ले सकते हैं। तो वो वाले कौन से इंस्टेंसेस हैं? when the person is dead,
when the person cannot be found without delay, and when the person is incapable, and the last, when the person cannot be found. आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पार्टिकुलरली व्हेन द पर्सन इज डेड, आर्टिकल 46(1) इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब एक बंदा मर जाता है उसका जो आखिरी बयान, जो नज़री बयान होता है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है। आज हम इस एक्सेप्शन को डील करेंगे जो कि जनरल रूल की एक्सेप्शन है। जनरल रूल हमारा कहता है कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, बट आर्टिकल 46(1) कह रहा है कि जब एक बंदा मर जाता है उसका आखिरी बयान भी आपका एडमिसिबल है, आपका रेलिवेंट है। इसमें दूसरी चीज़ें आ जाएंगी कि जब बंदा, अब आप किसी बंदे को विदाउट डिले ना बुला सकें, यानी कि उसके आने में डिले होगा, बाहर रहता है, या कोई बंदा इनकैपेबल है, और या कोई बंदा कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि उसको ढूंढा नहीं जा सकता। तो ये आर्टिकल 46 का ओवरव्यू था जो कि एक्सेप्शन है जनरल रूल की। जनरल रूल कहता है कि एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, बट आर्टिकल 46 क्लास 1 ये कहती है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसका आखिरी बयान भी एडमिसिबल होता है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? इट इज अ स्टेटमेंट made by a person as to cause of his death or circumstances resulting to death। अब एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ए है, वो मर रहा है, तो वो मरते हुए कुछ बयानात देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मुझे बी ने गोली मारी, मैंने सी से 10,000 लेने हैं, मैंने डी को 20,000 देने हैं। तो मरते हुए वो कुछ स्टेटमेंट्स देता है, क्या मैंने एम को कत्ल किया। अब मर रहा है और वो ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मुझे बी ने गोली मारी है, मैंने सी से 10,000 रुपये लेने हैं, मैंने डी को 20,000 रुपये देने हैं, मैंने एम को कत्ल किया है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट होगी, ये आपका डाइंग डिक्लेरेशन होगा, जो उसकी डेफिनेशन में वो कहता है कि स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग टू हिज डेथ, यानी कि वो वाला बयान जो उसकी मौत की वजह के बारे में होगा या उसकी मौत की मतलब उस ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में होगा जो उसकी मौत की वजह बने, वो वाला बयान आपका डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा। उसके अलावा जो भी उसका मरने वाले का बयान होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। यानी कि अगर वो कहता है कि मैंने सी से 10,000 रुपये लेने हैं, डी को 20,000 देने, ये एडमिशन्स तो हो सकते हैं,
बट नॉट डाइंग डिक्लेरेशन। अब वो कहता है मैंने एम को कत्ल किया, इट कुड बी अ सम सॉर्ट ऑफ कन्फेशन, बट ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ वही बात कि स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन एज़ टू काज ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसकी मौत की वजह के बारे में जो बयान होगा वही आपका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अब इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है? इसके पीछे प्रिंसिपल ये इन्वॉल्व है कि डाइंग पर्सन जो है वो मरते हुए झूठ नहीं बोलता, यानी कि व्हेन द पर्सन इज़ डाइंग वो झूठ नहीं बोलता। ये एक प्रिंसिपल इसके पीछे इन्वॉल्व है। लेकिन इस पे एक बड़ी मुतनाज़ा सी जजमेंट दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने 1925 में। 1925 में बड़ी एक मुतनाज़ा सी जजमेंट उन्होंने ये दी थी कि जब सूबा पंजाब के जो लोग हैं कि वो मरते हुए भी झूठ नहीं छोड़ते, यानी कि वो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो सूबा पंजाब के लोग यानी कि मरते हुए भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते, इसलिए सूबा पंजाब के लोगों के डाइंग डिक्लेरेशन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी बाकी सूबों के है। तो उसके बाद इस डिसीजन को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये अबार्ट हो गया। तो प्रिंसिपल क्या है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे डाइंग डिक्लेरेशन बना है। अब इसकी फॉर्म्स क्या हैं? इसकी फॉर्म्स में आ जाएंगी ओरल, इट कुड बी ओरल, यानी कि ये आप बता सकते हैं कि जी मुझे फ़लाँ बंदे ने गोली मारी है। इट कुड बी रिटन, ये लिखा हुआ भी हो सकता है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई मर रहा होता है तो वो अपने खून से दीवार पे लिख जाता है जी मुझे अकरम ने मारा। तो वो जो रिटन फॉर्म होगी वो भी डाइंग डिक्लेरेशन होगी। इट कुड बी विद गेस्चर्स। गेस्चर्स कहते हैं इशारे से कि मरते हुए इसने किसी की फ़ोटो की तरफ इशारा कर दिया कि ये बंदा है, या किसी बंदे की तरफ एक्चुअली इशारा कर दिया कि ये बंदा है, तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन होगा। और इट कुड बी विद मॉडर्न डिवाइसेस। मॉडर्न डिवाइसेस क्या हैं? कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली मरने से पहले, वो किसी को व्हाट्सएप कर दी, कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, वो किसी को भेज दी। तो मॉडर्न डिवाइसेस की सूरत में भी आपका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये इसकी फॉर्म्स थी, ओरल, रिटन, गेस्चर्स और विद मॉडर्न डिवाइसेस। अब आगे चलते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कौन कर सकता है? हु कैन रिकॉर्ड? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। एनीबॉडी हु इज़ कॉम्पिटेंट कैन रिकॉर्ड, क्योंकि मरते टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि मरते टाइम कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए जिसके तहत डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जाए। तो डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसको कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे पहले तो इसको रिकॉर्ड कर सकता है कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होगा? आर्टिकल 3QSO में बताता है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है और कौन कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, अगर इसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मजिस्ट्रेट नहीं तो डॉक्टर के पास अगर कोई बंदा अपना आखिरी बयान देता है तो डॉक्टर भी उसे रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर पुलिस मौके पे पहुंच जाती है तो पुलिस के सामने भी जो बंदा अपना आखिरी बयान देता है तो पुलिस भी इसे रिकॉर्ड कर सकती है। और कोई एनी अदर पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट भी है
वो ये बयान रिकॉर्ड कर सकता है, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अब आते हैं इसके एसेंशियल्स की तरफ कि कौन कौन से ऐसी मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं जो डाइंग डिक्लेरेशन में होनी चाहिए। इसके एसेंशियल्स सबसे पहला जो इसका एसेंशियल है कि जो आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए वो काज ऑफ डेथ के बारे में होनी चाहिए। यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन की जो स्टेटमेंट है वो आपके मरने की वजह के बारे में होनी चाहिए। यानी कि मुझे ए ने गोली मारी, मुझे बी ने जहर दिया, तो इस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके काज ऑफ डेथ को ज़ाहिर करे। और सेकेंडली काज ऑफ डेथ तो होगा ही होगा, लेकिन वो मर्डर होना चाहिए, मर्डर ऑफ डिक्लेरेंट। यानी कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसमें आपने अपने मर्डर की वजूहात बतानी है कि मुझे ए ने गोली मारी, मुझे बी ने जहर दिया। अगर आप अपनी तभी मौत के बारे में कहते हैं कि मैं जी गुर्दे फेल हो गए तो फोत हो रहा हूँ, मेरा जो दिल का मसला तो फोत हो रहा हूँ, तो ऐसी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। डाइंग डिक्लेरेशन में आपने बताना है कि आपको मर्डर किया जा रहा है। उसके बाद जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेथ ऑफ डिक्लेरेंट। यानी कि इसके लिए मरना ज़रूरी है कि जो भी बंदा डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसका मरना ज़रूरी है कि वो मरेगा तो ही वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे को हॉस्पिटल में लाया गया है, उसको छुरियाँ लगी हैं, तो वो आके अपना बयान देता है कि मुझे जी फ़लाँ बंदे ने छुरियों के वार किए हैं मेरे ऊपर। तो उसको ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है। तो जब ऑपरेशन थिएटर में वो रिकवर हो जाता है, तो जब वो रिकवर हो जाएगा तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो जस्ट एक स्टेटमेंट होगी, वो उसको प्रूव करनी पड़ेगी बाद में। लेकिन अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत में उसका वो वाला बयान डाइंग डिक्लेरेशन होगा, नज़ई बयान होगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेरेंट का मरना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाएगी कॉम्पिटेंसी। दोनों जो हैं यानी कि डिक्लेरेंट और जो उसका बयान रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी आपको आर्टिकल 3 बताएगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक पागल है, पागल तो किसी को भी कह सकता है कि मुझे जी फ़लाँ ने मारा है, बेशक वो वैसे तभी मौत ही मर रहा हो। तो कॉम्पिटेंट होना दोनों का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाएगा कंप्लीट, कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं एक मिसाल दूँ कि जब एक बंदा जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो दरमियान में ही फोत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एक बंदा बचा के हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, तो वो इशारा करता है कि जी ये बंदा मुझे बचाने के लिए उसकी तरफ इशारा करता है कि इस बंदे ने मुझे बचाया है। तो उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो लोग ये ना समझें कि ये इसने मारा है। तो जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आएगा वॉलंटरी। कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी प्रेशर के थ्रू, किसी प्रॉमिस के थ्रू, किसी थ्रेट के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो वॉलंटरी होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें किसी डाइंग डिक्लेरेशन में मौजूद हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडमिसिबल। अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। यानी कि अगर
वो अपनी काज ऑफ डेथ के बारे में नहीं बताता, अपने मर्डर के बारे में नहीं बताता, उसकी मौत वाक़या नहीं होती, या दोनों में से कोई ये कम्पिटेंट नहीं है, या वो डाइंग डिक्लेरेशन कंप्लीट नहीं है, या वो अंडर एनी प्रेशर है, वॉलंटरी नहीं है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो फिर वो एडमिसिबल होगा। तो ये हमारा अगला था कि हमने इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ना था। एडमिसिबिलिटी तभी होगी जब ये सारी चीज़ें इसमें पूरी होंगी। नेक्स्ट आता है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। – 2007 से पहले ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस था, यानी कि इट कैन बी कंक्लूसिव, ये कंक्लूसिव हो सकता था, इस पे सज़ा बेस की जा सकती थी। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसमें उसने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। तो इसके लिए कॉरबोरेशन नहायत ज़रूरी है। यानी कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझे बी ने फ़लाँ जगह पे गोली मारी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ये ज़ाहिर करते हैं कि बी वहाँ पे उस टाइम पे था ही नहीं, तो ऐसी सूरत में ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन को की कॉरबोरेशन बहुत ज़रूरी है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि विदाउट कॉरबोरेशन ये एक मतलब कंक्लूसिव या सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं बन सकता जिसकी बिना पर इस पे सज़ा दी जा सके, कन्विक्शन बेस की जा सके। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो भी एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए, यानी जिसने देखा है, जिसने सुना है, वही आके बंदा बयान दे। लेकिन लॉ में इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में इसका डाइंग डिक्लेरेशन आ जाता है कि जो बंदा अगर किसी ने उसको मारा है और वो ऐसी सूरत में है कि उसकी जान निकल रही है, तो उस वक़्त वो किसी और बंदे को कोई ऐसा बयान देता है जो कि उसकी मौत के बारे में हो, यानी कि मुझे ए ने मारा, बी ने मारा, तो वो बयान आपका एडमिसिबल होगा, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। उसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता, और ये डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, गेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, और ये मतलब मॉडर्न डिवाइसेस व्हाट्सएप वगैरह की सूरत में भी हो सकता है। इसको कोई पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है जो कि कॉम्पिटेंट हो। और इसके एसेंशियल्स में आ जाएगा कि उसके बयान में ये होना चाहिए कि वो काज ऑफ डेथ होनी चाहिए, उसका मर्डर हुआ होना चाहिए, और मर्डर हुआ होना चाहिए, और उसकी डेथ हो जानी चाहिए डिक्लेरेंट की, एंड कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए दोनों की, और ये कंप्लीट होना चाहिए, और ये वॉलंटरी होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तो ये एडमिसिबल होगा। उसके बाद इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे आते हैं। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू 2007 से पहले ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस था, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वीक पीस ऑफ एविडेंस बना दिया और उससे कहा कि इसके साथ कॉरबोरेशन नहायत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।